आपका कानून, वो मंच जहां कानून आपके सवालों का जवाब देता है, आपके अधिकारों की बात करता है, आपकी भाषा में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। नाम और इज्जत, ये शब्द सुनने में आसान है, लेकिन जब कोई इन्हें बदनाम करता है तो जख्म सिर्फ मन का नहीं, सामाजिक और कानूनी भी हो जाता है। आज के सोशल मीडिया युग में एक ट्वीट, एक स्टोरी, एक पोस्ट किसी की सालों की बनी छवि को चंद सेकंड में बर्बाद कर सकती है, तोड़ सकती है। तो क्या हर टिप्पणी डिफेमेशन है? क्या सच्चाई से बोलना अपराध हो सकता है? तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। नाम और इज्जत किसी भी इंसान की सबसे कीमती पूंजी होती है, लेकिन क्या कोई सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आपकी छवि को ठेस पहुंचा सकता है? क्या हर कड़ी राय या ऑनलाइन टिप्पणी बदनामी का मामला बन सकती है, या कानून इसकी एक सीमा रेखा तय करता है? अगर कोई बात सच है लेकिन उसका मकसद सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा को गिराना हो, तो क्या वो भी डिफेमेशन है? आज के डिजिटल के ज़माने में तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, पोस्ट या मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, उसका क्या? ऐसे में अगर आपकी इज्जत पर हमला होता है तो सबसे पहला कानूनी कदम क्या होना चाहिए, ये जानना आपका हक है और ज़रूरत भी। तो इन सभी सवालों को लेकर संविधान ने हमें कहां तक आज़ादी दी है, क्या सीमाएं तय की हैं, और कब आपके बोल या आपकी चुप्पी आपके खिलाफ एक मुकदमा बनने लगती है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम समझेंगे इस खास एपिसोड डिफेमेशन डिकोडेड, नो योर राइट टू रेपुटेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान संसद टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। आप राहुल शर्मा हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। स्वागत है राहुल जी आपका। और सबसे पहला सवाल एकदम सरल शब्दों में, दरअसल ये डिफेमेशन है क्या? परिभाषा इसकी क्या है? कानून इसे कैसे अपने दायरे में बांधता है? डिफेमेशन को समझने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रोविजंस को समझने की बहुत जरूरी है जी। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और आर्टिकल 21 क्या कहती है? राइट टू लाइफ। सो डिफेमेशन लॉ इज अ बैलेंस बिटवीन राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू लाइफ के एक फीचर है राइट टू रेपुटेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी। और ये बात हमें कौन बताता है? डिफेमेशन का एक लॉ बताता है। डिफेमेशन प्रूव करने के लिए जनरली हम द मोमेंट हम किसी के बारे में कोई गलत बात बोलते हैं तो क्या ये डिफेमेशन हो जाता है? नहीं। 4 इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेमेशन को प्रूव करने के लिए। पहला, द स्टेटमेंट मेड बाय मी टू अनदर पर्सन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बी, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द थर्ड पार्टी। अज्यूमिंग मेरे और आपके बीच में कोई बात हो रही है, देयर इज नो थर्ड पार्टी, सो देयर इज नो डिफेमेशन। तीसरी चीज, दैट देयर इज अ मेंस रिया, मेरी गिल्टी माइंड थी, आई वाज हैविंग अ नॉलेज कि मैं जो बात आपके बारे में बोल रहा हूं वो गलत है। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट damages. Because why? Defamation is a law defined initially under IPC in 499, now in BNS Act 356. ठीक है। अब अगर हम ये समझना चाहें कि डिफेमेशन के भी कई प्रकार हैं, किस किस तरह की है, उसे किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? देखिए, जनरली डिफेमेशन सिविल लॉ में भी और क्रिमिनल लॉ में भी 2 तरीके का होता है। ठीक है। लाइबल और स्लैंडर। लाइबल क्या हो गया कि रिटन और पब्लिश्ड फॉर्म ऑफ डिफेमेशन, और स्लैंडर स्पोकन। अगर आपने किसी के बारे में कुछ लिखा, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट द स्टेटमेंट मेड बाय यू और यू हैव पब्लिश्ड एनीथिंग, और ये सोच करके कि ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रही हूं ये फॉल्स है, तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ डिफेमेशन कॉल्ड लाइबल। और मैं किसी के बारे में किसी क्राउडेड प्लेस में बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंग्लिश कोटेशन होती थी जब हमने सुना था कि राइट टू फ्रीडम डजंट मीन दैट यू हैव गिवन a right to falsely implicate a person, or you should falsely fire a gun in a public place. आपको सोच के बोलना है, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती है, और अगर आपकी मुंह से निकली हुई बात से किसी की रेपुटेशन खत्म हो जाए
तो फिर क्या होगा, कानून में सजा है। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो डिफेमेशन का केस है उसमें क्या डायरेक्ट एफआईआर की जा सकती है? अगर किसी को लगता है उसके खिलाफ जो है मानहानि हो रही है उसकी, तो कैसे वो अप्रोच कर सकता है? और एफआईआर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे लेकर क्या प्रावधान है? देखिए, पहले बात तो समझिए कि डिफेमेशन इज अ राइट इन पर्सनम, इट्स नॉट राइट इन रेम। डिफेमेशन अगर किसी आदमी का होता है तो ही कांट फाइल एन एफआईआर डायरेक्टली। देयर इज अ प्रोविजन अंडर लॉ अंडर विच यू हैव टू गो। फॉर एग्जाम्पल, आज बीएनएसएस एक्ट में 190, सीआरपीसी में 199 और 222 ऑफ बीएनएसएस एक्ट है जो इसको गवर्न करता है। जब आदमी को कैसे कंप्लेन करना है, कौन कंप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आदमी ने ए को डिफेम किया तो ए इज द फर्स्ट पर्सन हु कैन फाइल अ कंप्लेन। नाउ लेट्स हैव अ सर्कमस्टांस कि ए बिकॉज ऑफ द इनकैपेसिटी कांट फाइल, और सी इज अ पर्दे में रहने वाली औरत है, उसके कारण वो फाइल नहीं कर सकती कंप्लेंट। तो हु विल फाइल द कंप्लेंट? द थर्ड पर्सन कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द लीव ऑफ कोर्ट। अगर किसी, देखो डिफेमेशन का लॉ में एक्सप्लेनेशन में बड़ी अच्छी बात कही है, डिफेमेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर अ डिसीज पर्सन। कि अगर कोई आदमी एक्सपायर कर गया है और आप उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, तो रेपुटेशन इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू अ पर्सन आल्सो इन दीस सर्कमस्टांसेस। रेपुटेशन उसकी फैमिली को भी अफेक्ट करती है। एक आदमी जीता है तब भी रेपुटेशन बनता है, मरता है तब भी, बोलते हैं ना उसकी रेपुटेशन वाला खानदानी लोग है, तो आप किसी खानदान की रेपुटेशन को एक मिनट में नहीं उड़ा सकते हैं। तो इवन क्लास 1 लीगल हायर इन केस ऑफ डिसीज पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट, बट leave of court has to be taken. Otherwise, a person who is affected has to file a complaint. That is section 199 of CRPC or 222 of the BNSS. जी बिल्कुल। राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी जिसमें डिफेमेशन और फ्री स्पीच के बीच में एक स्पष्ट संतुलन जो है वो बताया गया था। मैं चाहूंगी थोड़ा उसको आप डिफाइन करें। देखिए, रेपुटेशन इज एन, जैसे मैंने कहा कि रेपुटेशन इज एन इंटीग्रल फैसेट ऑफ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 19 डजंट गिव यू ऑथोरिटी कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सके। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यू कांट स्पीक एनीथिंग अबाउट एनीवन, यू शुड थिंक, यू कांट फॉल्सली इम्प्लीकेट अ पर्सन और किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट देकर उसकी रेपुटेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। दैट वाज द बेसिक कंसिडरेशन विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैव स्टेटेड सो। ठीक है। अगला सवाल मेरा ये है कि डिजिटल डिफेमेशन के नए आयाम की अगर मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा आरोप वायरल हो जाता है तो क्या वो साइबर डिफेमेशन में माना जाएगा, और इससे लेकर कानूनी प्रावधान क्या है? आईटी एक्ट की किन धाराओं? देखिए, जैसे जैसे कानून की परिभाषा बढ़ती जाती है तो आदमी की बड़ाई करने का तरीका और आदमी की बुराई करने का तरीका भी बहुत तरीके से बदलता है। टुडे, आज हम किसी के लिए सोशल मीडिया में कुछ लिख दें विदाउट वेरिफिकेशन, तो और उसको फॉल्सली जो भी स्टेटमेंट लिखे, हमारी मेंसरिया खराब है, इट इज नॉट फॉर द पब्लिक गुड, इट डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द 10 एक्सेप्शंस व्हिच वर गिवन अंडर 356 बीएनएस एक्ट और 499। अगर उसमें नहीं आती है और आपने जानबूझकर लिख दिया कोई विद योर ऑब्लिक मोटिव, तो वो डिफेमेशन है। तो इसीलिए इवन इफ यू आर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया, थिंक ट्वाइस, बिकॉज मैंने जैसे कहा था कि इंग्रेडिएंट्स क्या है डिफेमेशन, टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट एंड इट शुड हैव अ पब्लिकेशन टू द थर्ड पार्टी, और अगर कोई थर्ड पार्टी उसको देख रही है तो डिफेमेशन का मुकदमा बन सकता है। जी, यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या फॉरवर्ड करना या रिट्वीट करना भी डिफेमेशन के दायरे में आता है? क्योंकि 2024 में सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बात की थी अपने एक फैसले में कि रिट्वीट भी एक नई पब्लिकेशंस हैं। हाँ, करेक्ट। अगर आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसको पढ़ोगे तो, बिकॉज एक कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का वर्ड समझ में आता है कि आपने किसी के बारे में पढ़ा कि मैंने ए के बारे में बुराई कहा, बी ने उसको भी फॉरवर्ड कर दिया, तो दैट इज विकेरियस लायबिलिटी कि आपने भी तो पढ़ा होगा जो उसको कर रहा है। यू कांट हैव अ लाइसेंस कि किसी की इज्जत को आप कैसे भी उतार दो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें बीएनएस की और बीएनएसएस की, तो नए प्रावधान में क्या कानूनी तब्दीलियां आई हैं? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पहले तो हमें यह समझना होगा कि डिफेमेशन का कानून पहले आईपीसी में 499 से 503 तक डिफाइन था। ठीक है। जब बीएनएस आया तो इस सारे 499 टू 503 को एक सेक्शन में कर दिया 356 बीएनएस एक्ट। ओके। बेसिकली 356 बीएनएस एक्ट सारी जो 499 टू 503 के जितने भी कंटेंट उसको सारी चीजों को लिख दिया है उसमें। ओके। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी
अब डिफेमेशन का मुकदमा सीआरपीसी में 199 प्रोविजन था, जो 199 प्रोविजन था वो अब 222 ऑफ बीएनएस एक्ट हो गया। मोर और लेस क्या दो बोथ आर सेम, मैं ये कहूंगा, अगर मैं मोर और लेस कहूंगा तो वो गलत होगा। अब एक बड़ी अच्छी चीज आई है बीएनएसएस एक्ट में, सेक्शन 223 प्रोविजो। पहले क्या होता था कि द मोमेंट आई फाइल ए कंप्लेंट ऑफ अ डिफेमेशन एंड इफ द कोर्ट फाइंड्स द मटेरियल टू बी ट्रू एंड करेक्ट और द कोर्ट प्राइमा फेसाई हैव द ओपिनियन कि चलो ये जो कंटेंट है, ये सारी कंटेंट को मैं अभी टेकन टू बी ट्रू एंड करेक्ट प्राइमा फेसाई मान लूं, तो कोर्ट उसको कॉग्निजेंस लेके नोटिस इशू कर देती थी। अब बीएनएसएस में एक प्रोविजो आया है 223 का प्रोविजो, वो कहता है कि बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस कोर्ट कैन ऑल्सो इशू नोटिस अक्यूज को, कि अक्यूज आकर कोर्ट को बताए कि ये जो बंदा बात बोल रहा है आपके बारे में, क्या ये सच है कि गलत है। तो 223 की जो प्रोविजो, इट इज नॉट एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी। तो नाउ देयर इज अ चांस नाउ अंडर द न्यू बीएनएसएस एक्ट दैट बिफोर कॉग्निजेंस आल्सो द कोर्ट कैन समन अ पर्सन और एन अक्यूज टू आस्क हिम दैट वेदर द एलिगेशंस आर प्राइमा फेसाई ट्रू और करेक्ट और नॉट। ठीक है, आपसे मैं समझना चाहेंगे कि सेक्शन 66A और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी कि सेक्शन 66A आईटी एक्ट के तहत ऑनलाइन मैसेज पर गिरफ्तार होती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों घोषित किया और इसका डिफेमेशन से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक बड़ी अच्छी सी डिफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वाली जजमेंट में बड़ा अच्छा से वो किया कि आप ऑफेंसिव मैसेजेस, अनोइंग मैसेजेस, 66A ऑफ आईटी एक्ट था, तो आप किसी को भेज दे, आप कुछ कभी भी किस पे लगा दिया, कुछ लगा दो, तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको आप हटाओ। ओके, तो अब वो हमारे यहाँ से 66A हैज बीन कंसीडर्ड एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। अच्छा, यहाँ पे ये भी मुझे लगता है समझना होगा कि किन परिस्थितियों में डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। कोई बात अगर मान लीजिए सच है, सार्वजनिक हित में है, तो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। गुड फेथ में अगर किसी चीज़ की बात की जा रही है या उसकी व्याख्या की जा रही है तो देखिए, डिफेमेशन के 10 एक्सेप्शंस है। अज्यूमिंग द स्टेटमेंट विच आई हैव मेड इज अ ट्रुथ एंड द ट्रुथ सर्व द पब्लिक पर्पस, इट विल नॉट फॉल अंडर द डिफेमेशन। ठीक है, मैंने किसी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को बिना कुछ छेड़छाड़ किए अगर मैं कुछ बताता हूं, इट इज ऑल्सो नॉट डिफेमेशन। ठीक है, अगर मैं कोई ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म कर रहा हूं किसी चीज की गुड फेथ में, वो भी डिफेमेशन नहीं है। 10 एक्सेप्शंस दिए हुए डिफेमेशन के, क्योंकि डिफेमेशन तो एक ऐसा लॉ है जहां पर इवन इफ यू मेक ए स्टेटमेंट इनडायरेक्टली, एक इलस्ट्रेशन थी बड़ी अच्छी, मैं पढ़ रहा था आज से 4-5 साल पहले पढ़ा था, कि मैंने कहा कि ए की वॉच को बी ने चोरी नहीं की, बट इनडायरेक्टली आई वांट टू मेक ए स्टेटमेंट कि इट इज बी, और बी एक बहुत रेपुटेशन का पर्सन, तो इट समटाइम्स इफ इट इज फॉल्स और समटाइम्स इट इज मेड विद अ मैलिशियस इंटेंशन, तो इट इज ऑल्सो अ डिफेमेशन। तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को भी जब डिफेमेशन माना जाता है, तो इसीलिए कहा गया ऑनेस्ट और फेयर क्रिटिसिज्म। अगर आपके पास मेंस रिया नहीं है, आपकी मेंस रिया सच्ची है, आप सच बात कर रहे हो, गुड फेथ में करो, पब्लिक गुड के लिए कर रहे हो, तो these 10 exceptions, which बड़ा अच्छा सा एक्सेप्शन दिया हुआ, इफ यू फॉल्स अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी, तो ये डिफेमेशन नहीं है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के जहन में है कि क्या किसी पब्लिक फिगर के कामकाज पर की गई टिप्पणी या आलोचना भी डिफेमेशन के दायरे में आ सकती है, या फिर कानून जो है वो रचनात्मक आलोचना की इजाज़त देता है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 199 और 222 जो प्रोविजन है, 199 ऑफ सीआरपीसी एंड 222 ऑफ बीएनएसएस, ये गवर्न करता है डिफेमेशन का, कैसे कैसे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अब हम एक चीज लेते हैं कि अगर इफ आई मेक ए कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आवर कंट्री, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, गवर्नर साहब के खिलाफ कंप्लेंट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं, देखिए वर्ड है, इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, नॉट इन देयर पर्सनल, इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो आप ऐसे चाहकर, मैंने अगर चाहा कि आज मैं साहब मीडिया कवरेज के लिए प्रेसिडेंट साहब के लिए है, बोल दो कि मेरे बारे में तो ये कह दिया, तो इट कांट बी डन। देयर इज ए प्रोसीजर। पहला चीज कहा है कि 6 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल हो सकती है। दूसरी चीज, वो कंप्लेंट कौन फाइल करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू टेक सैंक्शन। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब भी ऐसे जाएंगे और खुद से फाइल नहीं कर सकते हैं। ही हैज टू टेक सैंक्शन। सैंक्शन फ्रॉम होम?
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो जो प्रक्रिया है वो ऐसा नहीं है कि आप किसी के खिलाफ भी कभी भी डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स कोई लोग कवरेज लेने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए डिफेमेशन का मुकदमा फाइल कर देते हैं। क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ कचहरी में कोई झूठा केस भी फाइल हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। सो देयर इज अ लॉ। जी जी बिल्कुल। और अगर मैं जैसा कि आप बता रहे थे कि डिफेमेशन सिविल में भी है और क्रिमिनल में भी है, थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर दें ताकि लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। देखिए, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। सो राइट टू रेपुटेशन इज योर फंडामेंटल राइट। बिल्कुल। अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई इन्फ्रिंज करेगा एंड यू हैव सफर्ड डैमेजेस कैसा भी हो सकता है, नोशनल भी हो सकता है, तो यू कैन ऑल्सो फाइल अ सिविल केस। सिविल केस जब भी आप फाइल करेंगे तो आप पहला चीज यू हैव टू फाइल एन एविडेंस दैट ए हैज मेड, दीज आर द एविडेंस थ्रू व्हिच आई कैन प्रूव दैट ए हैज मेड डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट बी। जब भी हम सिविल केस फाइल करेंगे तो हम ये बताएंगे दिस स्टेटमेंट वाज पब्लिश्ड इन पब्लिक एट लार्ज। सी दैट दिस स्टेटमेंट हैज अफेक्टेड माय रेपुटेशन, it was made with a knowledge that it is a false statement. D, this statement has caused damage to me. जी। ये तो सिविल का हो गया। क्रिमिनल मुकदमा में मेंस रिया कोर्ट को देखनी है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ 499। जो 499 का जो डेफिनेशन है, अगर उसकी कैटेगरी में कोई स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, इवन पब्लिकेशन, इवन साइन, स्पोकन, कुछ भी है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है 499 भी कि इवन ए स्टेटमेंट इज मेड, मुंह से बोल दिया, लिख कर बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, अगर आपने बोल दिया विद अ मेंस रिया दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स, विद द नॉलेज दैट दिस स्टेटमेंट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, तो और उससे किसी की रेपुटेशन को लॉस होने का मुझे पता है और इट वॉज मेड ओनली विद मैलिशियस इंटेंशन, तो वो आ जाता है 499 में। जी। आप एक बात बहुत अच्छी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 499 आईपीसी का जो 356 बीएनएस एक्ट हो गया, जिसमें सब है, 50 पनिशमेंट है, 501 पब्लिकेशन, और इन पब्लिकेशन के बारे में कहता है, और 502 बताता है कि इवन इफ यू सेल द पब्लिश मटेरियल, तो 499 इज पनिशबल। जो 499 की पनिशमेंट है वो जेएमएफसी साहब की जुरिडिक्शन आती है, बट 501 और 502 है, इट इज ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। सिमिलरली मैं बताना भूल गया था आपको कि जब किसी भी मिनिस्टर, गवर्नर और उसकी भी जो जुरिडिक्शन है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। ठीक है, इसमें एक और जुड़ा हुआ सवाल पूछ दे रही हूँ कि क्या कोई भी आदमी किसी और के बिहाफ पर डिफेमेशन का जो केस है वो फाइल कर सकता है, और किन किन अदालतों में जो है स्पेसिफिकली देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया, फिर से बता देता हूं कि डिफेमेशन इज अ क्राइम इन पर्सोनम, इज अ राइट इन पर्सोनम, सॉरी क्राइम इज अ राइट इन पर्सोनम। तो जो आदमी एग्रीव्ड है, जो आदमी विक्टिम है, वही डिफेमेशन के केस फाइल कर सकता है। ठीक है। बाकी कोई आदमी लुनैटिक है, कोई आदमी इनकैपेसिटी के कारण कोर्ट में नहीं जा सकता है, तो उसके केस में लीव ऑफ कोर्ट आपको लेने की जरूरत है। ठीक है। ये पार्ट 1 है। दूसरी चीज बड़ी अच्छी है डिफेमेशन के बारे में कि डिफेमेशन का केस अगर 501 और 502 की कैटेगरी में पड़ता है आईपीसी की, कि पब्लिकेशन से रिलेटेड है या सेलिंग न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है। बाकी सारी जुरिडिक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है। सिमिलरली जो मैंने अभी आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, जिनकी भी केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन डील करेगी। एंड देयर इज अ लिमिटेशन, देयर इज अ उसी में जो भी प्रोविजंस में जितने भी सेटिस्फाई वो इंग्रेडिएंट्स है, दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड। जी। और अगर हम सज़ा की बात करें तो किस तरीके से जब चीज़ें एकदम फाइनल स्टेज पे हैं कि हाँ इनके साथ इनकी ये मानहानि हुई है, तो ऐसे में किस तरीके से जो दूसरा पक्ष है या जो कल्प्रिट है उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है? देखिए, सिविल के मुकदमे में अगर किसी की आपने डिफेमेशन कर दी तो डैमेजेस तो क्वांटिफाई उसकी रेपुटेशन के अंदाज से होगा। अच्छा। क्रिमिनल में 500 में, 501 में और 502 में, जो बीएनएसएस में 356 में ही इंक्लूड हो गया है,
वो कहता है 2 साल और विथ फाइन और विथ बोथ। 500 में BNSS में एक नया प्रोविजन लाया है कि इवन द कोर्ट कैन डायरेक्ट हिम फॉर द कम्युनिटी सर्विस, कि जाइए आप 500 पेड़ लगा के आइए। ये पनिशमेंट को BNSS में अभी इंक्लूड किया गया है जी। तो बड़ा अच्छा सा मतलब देखने को लगता है कि आप किसी की भी इज्जत को खुलेआम जाकर नहीं उतार सकते, बिकॉज राइट टू रेपुटेशन इज राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम और आप क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है। जी बिल्कुल। राहुल जी, चूंकि जो मामला है बड़ा संजीदा है और आजकल लोग कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर आदमी बोलने के लिए मुखर है और हर आदमी बोल भी रहा है अपने अपने तरीके से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सतर्क रहने की और समझदारी और तार्किक तरीके से, जैसे जो हम रिट्वीट की भी बातें कर रहे थे कि भाई आप अपनी तरीके से पढ़ लीजिए, अपने तर्क की कसौटी पे कस लीजिए। कोई चीज़ बस ऊपर ऊपर अच्छी लगी और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, बिना उसकी सच्चाई और तथ्यों को जाने फंस आप जाएंगे, क्योंकि आप रिट्वीट कर रहे हैं। देखिए, एक हमारे क्रिमिनल लॉ में एक वर्ड होती है, एक्टस नॉन फेसिट रियस निसी मेंसिट रिया, कि कोई क्राइम को करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस क्या होता है? गिल्टी एक्ट। मेंस रिया क्या होता है? कि इंटेंशन थी मेरी। ओके हाँ। तो आप कभी भी जब देखेंगी तो डिफेमेशन के कानून में हमें 2 चीज चाहिए। एक बात तो मैंने फॉल्स स्टेटमेंट बोल दी, और फॉल्स स्टेटमेंट क्यों बोली? आई हैव नॉलेज कि भाई साहब मैंने ए के बारे में जो बात बोली मुझे पता था। तो अगर मैं कहूं कि मुझे थोड़ी पता था कि कल इसकी रेपुटेशन इसे चली जाएगी, तो देयर इज अ प्रिजम्पशन कि आप जो एक्ट करते हैं उससे प्रिज्यूम कर लिया था कि ये भी इसका पॉसिबल आउटकम है, कोई भी रीजनेबल मैन सोच सकता है। तो इसीलिए कोई भी काम करो तो 4 बार सोचो, क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, मुंह से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस। आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप किसी के बारे में कुछ भी डाल दोगे, इट्स नॉट। आज हमें इवन किसी अपने देश के, मैं तो ये कहता हूं कि आज अगर हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में भी लिखते हैं तो हम जो लिखते हैं वो हमारी कंट्री के रेपुटेशन, हमें सोच के लिखना चाहिए। जाहिर तौर पे हम सोच के लिखे, क्योंकि केवल हम नहीं पढ़ रहे, पूरा इंटरनेशनल पूरा विश्व पढ़ रहा है। तो हम सोच के लिखे, अच्छी बात लिखे, समझ के लिखे। राइट टू फ्रीडम का मतलब यह है कि हम कोई एक्ट को फेयर क्रिटिसाइज करें, इवन गवर्नमेंट के एक्ट को फेयरली क्रिटिसाइज करो तो अच्छा लगेगा। मगर बस क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करने लगे तो इट्स नॉट गुड। मेरे अंदाज से गुड नहीं। आई हैव माय ओन आइडिया, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और चूंकि हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे, वक्त कम है, मैं चाहूंगी 3 सुझाव जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे। देखिए, मैं 3 सुझाव से पहले आपको 2-4 केसेस के बारे में, केस है जी बिल्कुल, मैं पढ़ रहा था, BMW केस थी, वो कही थी लेजिटिमेट मीडिया इन्वेस्टिगेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि मीडिया भी स्टिंग ऑपरेशन कर सकती है, गाइडलाइन है। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक जजमेंट पढ़ रहा था, श्रेया सिंघल, जस्टिस अमित बंसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा कि फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म, अगर कोई साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट का, तो आप फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। साइंटिफिक प्रूफ जी। तो जैसा मैंने कहा कि आप क्रिटिसाइज करने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है, आर्टिकल 19 आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप करिए, मगर साइंटिफिकली करिए, प्रूफ के साथ, सोच के करिए, समझ कर करिए। जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया राहुल शर्मा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, क्योंकि जहां आपका अधिकार है वहां आपका कर्तव्य भी है, तो आपको इन दोनों के बीच की जो एक सीमा रेखा है उसे ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए आपका। तो याद रखिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी एक जिम्मेदारी भी है। कानून हमें बोलने का हक तो देता है, पर किसी की छवि बिगाड़ने का नहीं। अगर आपकी प्रतिष्ठा पर हमला हुआ है तो चुप मत रहिए, जानिए अपना हक, उठाइए सही कदम, क्योंकि कानून आपके साथ है। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हमें ज़रूर लिखें आपका कानून.sansartv@gmail.com पर। आप जानिए अपना अधिकार। तो संसर टीवी के इस एपिसोड को आप तमाम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
सनसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।